नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में देश के जो बहादुर पुलिस पदाधिकारी रहे हैं उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो अभी खबरों के पीछे में श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की, और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 386 और केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 27। तो इस प्रकार से केपीएस गिल की सीरीज शुरू हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, इस बात को समझिए, आजकल हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं और आपको बिल्कुल नई कहानी, आगे की कहानी बताते हैं। हमने एपिसोड नंबर 385 में बताया कि किस प्रकार से केपीएस गिल अब पंजाब के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस को तैयार कर चुके थे। सब कुछ था, मतलब तू डाल तो मैं पात, यदि तुम्हारे पास छुपने के लिए खेत है तो मेरे पास बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर है, जो दुनिया में कहीं भी उस वक्त मौजूद नहीं था। भारत सरकार ने कहा था कि आपको हम बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं दे सकते हैं, एनएसजी और एसपीजी की डिमांड पहले पूरी की जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत में केपीएस गिल ने पंजाब में ही बुलेट प्रूफ व्हीकल तैयार करवा लिए थे। तो देखिए, केपीएस गिल जब तैयार हुए और अब जबकि मारक लड़ाई शुरू होनी थी, मतलब वैसे आतंकी जो किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं थे और लगातार खून बहा रहे थे, तो केपीएस गिल ने भी तय कर लिया था इन्हें भी गोलियों से सुला देंगे। मतलब गोलियां वैसे बरसेंगी जैसे भिंडी भुनी जाती है। तो केपीएस गिल ने इस बात को महसूस किया। अब देखिए, साथ देने के लिए वहां इंडियन आर्मी भी थी, वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स थी, मतलब सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन मूल काम पंजाब पुलिस को करना था। केपीएस गिल यह नहीं चाहते थे कि राज्य के लोगों का संतोष और भड़के। वे खालिस्तान की मांग कर आतंकी जो हैं समर्थन जुटा रहे थे और धार्मिक भावना को भड़का रहे थे। तो ऐसे में केपीएस गिल ने यह महसूस किया कि ये जो धार्मिक भावना और फिर खालिस्तान प्रेम, अलग खालिस्तान की मांग पंजाब पुलिस के भीतर भी पैठ बना चुकी है, और एक सेक्शन ऐसा है जो अलग खालिस्तान की हिमायत कर रहा है, मतलब वह आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। तो केपीएस गिल ने महसूस किया कि जब हम गोली का जवाब गोली से देने को तैयार बैठे हैं और अब हमें जो नहीं सुधरे हैं उन्हें खत्म कर देना है, आतंकियों की उम्र हमने 2.5 साल तय कर दी है, तो ऐसे में यदि पंजाब पुलिस के भीतर ये लोग रहेंगे जो खालिस्तान की पक्ष में बात कर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो केपीएस गिल ने अपने तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मिशन के तहत एक लिस्ट बनवानी शुरू की कि आखिर कौन से लोग हैं पंजाब पुलिस में और किस स्तर पर हैं, थाना के लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हैं, आर्म्ड पुलिस में हैं, जो खालिस्तान की बात करते हैं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे हटते हैं। तो यह लिस्ट बनी हुई और केपीएस गिल ने एक साहसिक फैसला किया। ये जितने लोग हैं पंजाब पुलिस के भीतर अलग खालिस्तान की बात करने वाले, उन्हें हम सेंसिटिव ड्यूटी से अलग कर देंगे, या यूं कहें स्पष्ट शब्दों में कि जो लोग खालिस्तान सपोर्टर थे उन्हें केपीएस गिल ने एंटी टेररिस्ट एक्ट, जो जॉब था जिसमें आतंकियों का खात्मा करना था, उस लड़ाई में फ्रंट लाइन के दस्ते से अलग कर दिया। तो कहां ले गए? ऐसा नहीं कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा नहीं कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। केपीएस गिल ने उन्हें डेस्क की ड्यूटी दे दी और कहा कि अब आप दफ्तरों में बैठें, मोर्चा पर आपको लड़ने नहीं जाना है। लेकिन दफ्तरों में बैठकर आप क्या करेंगे यह भी समझ लीजिए। आपके बारे में यह सूचना है कि आप खालिस्तान की बात करते हैं, तो अब खालिस्तान की बात करने वाले लोगों के संबंध में आप सूचना उपलब्ध कराइए यदि नौकरी में बने रहनी है, और सूचना उपलब्ध कराइए क्योंकि आपके पास सूचना आ रही होगी। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि जब सूचनाएं आने लगी, रिकॉर्ड बनने लगा, जो केसेस थे
तो इसके बाद तो हमारा हौसला इतना बढ़ा, क्योंकि अब इंटेलिजेंस नेटवर्क हमने पहले ही थाना लेवल पर मुखबिरों का जाल पैदा कर दिया था। हमने वैसे मुखबिर तैयार किए थे, उनके पीछे मनी पावर झोंका था, जो आतंकियों को खत्म कराने के लिए बिल्कुल आमादा थे, सिर पर कफन बांधे थे। आतंकियों को मरवाएंगे, पंजाब को शांत कराएंगे। तो हमने अब यह सोचा कि अब वक्त आ गया है जब हम आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार करें, आतंकियों को वर्गीकृत करें। कौन सा आतंकी सबसे ज्यादा खतरनाक, कौन सा आतंकी उसके बाद, कौन सा आतंकी उसके बाद। और पाकिस्तान में तब यह एक फैशन चल गया था। ये आतंकी जो खालिस्तान की बात कर रहे थे, जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो पोस्टर बॉय बन गए थे और उनके फैंस क्लब दिख रहे थे और उनसे प्रेरित होकर लोग आतंकवाद की राह पकड़ रहे थे। तो केपीएस गिल ने सबसे पहले तो पोस्टर बॉय जो बने हुए थे आतंकी, उनकी ही जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और आतंकियों की 3 सूची तैयार की गई। ए मतलब ए कैटेगरी के आतंकी, बी कैटेगरी के आतंकी और सी कैटेगरी के आतंकी। केपीएस गिल ने तय किया कि हम नीचे से नहीं ऊपर से शुरू करते हैं भिंडी की तरफ भुनना, क्योंकि नीचे से शुरू करेंगे तो ऊपर तक संदेश पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जब ऊपर से शुरू करेंगे तो नीचे बहुत जल्द संदेशा पहुंच जाएगा कि अब बचना नहीं है। तो केपीएस गिल ने कहा कि हमने फैसला कर लिया और इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, पूछिए मत। पंजाब की शांति की कहानी, पंजाब आगे शांत होगा, खालिस्तान का नारा लगाने वाले बचेंगे नहीं, यह बात तय हो गई। 1992 की याद करते हैं केपीएस गिल और कहते हैं, हमने जब आतंकियों को वर्गीकृत किया, लिस्ट बनाई, तो हमने साथ में जो इनके समर्थक लीडर्स थे, जो गोलियां नहीं चलाते थे लेकिन इनकी वकालत करते थे, उनकी नकेल भी कसती। और जो इनके प्लानर्स थे कि आपको क्या करना है जिससे आप सुपर हीरो दिखने लगिएगा, उनकी नकेल भी कसती। और जो इनके लिए आइडियोलॉजी का काम करते थे, उनकी नकेल भी कसती। तो 1992 में परिणाम यह निकला कि 139 हार्डकोर टेररिस्ट 139 पंजाब में पुलिस की गोलियों से ढेर कर दिए गए। मतलब अब केपीएस गिल की पुलिस की गोलियां बरस रही थी, आतंकवादी भाग रहे थे। और जब बड़े बड़े आतंकी मारे जा रहे थे तो नीचे यह संदेशा पहुंच जा रहा था कि अब जिंदा बचना संभव नहीं है। केपीएस गिल कहते हैं, जब हमने ए कैटेगरी के आतंकियों को मारा, बी कैटेगरी के आतंकियों पर चढ़े, सी कैटेगरी के आतंकियों को पकड़ा, तो हमने यह महसूस किया कि बी और सी कैटेगरी के जो आतंकी हैं, अब माहौल पंजाब में पुलिस इतनी हावी हो चुकी है कि वे मेन स्ट्रीम में लौटना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि यदि हम पंजाब पुलिस से हारे हुए दिखेंगे तो हमारे जो समर्थक हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमने इसका उपाय भी निकाला। हमने बता दिया कि देखो, अब जो भी आतंकवाद का समर्थन करेगा वो बचेगा नहीं, वह रहेगा नहीं। केपीएस गिल कहते हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई, लोगों ने पुलिस जुल्म की बात करनी शुरू की, लेकिन जो कानून कहता था वो मैंने किया। और जब पंजाब को हमने आतंक से मुक्त किया तो हमने यह महसूस किया। केपीएस गिल की एक केस स्टडी है पंजाब के बारे में कि जो पंजाब के लोग थे और पंजाब की आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, उनमें 10% लोग ही ऐसे थे जो पूर्ण रूपेण अलग खालिस्तान की मांग के प्रति कमिटेड थे, मतलब हार्डकोर थे। 50% लोग तो इस आतंकी अभियान में आतंकियों के साथ इसलिए हो गए थे कि उन्हें अपने को बंदूकबाज दिखाना था, अपना साहस दिखाना था और दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना था। और 40% लोग ऐसे थे जो गरीबी से परेशान थे और इन आतंकियों के फेर में, इन आतंकवादी संगठनों के फेर में आकर गरीबी मिटाने को ये आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। और
यह जो आतंकवाद था उसने गरीबों को आजीविका का एक साधन दे दिया था। तो यह एक समस्या थी, इससे भी निपटना था। और जो गरीबी से तंग आकर ये आतंकी बने थे, वे लूटपाट कर रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे। तो केपीएस गिल ने कहा कि सरकार को कि इसके लिए भी हमें एक प्लान तैयार करना होगा। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, जो लोग पैदल सैनिक थे और जो लोग गुमराह युवा थे, जब पंजाब में गोलियां चलने लगी, आतंकी मारे जाने लगे, आतंकी पकड़े जाने लगे, तो ये गुमराह युवा और लोकल पैदल सैनिक मेन स्ट्रीम में लौटने लगे, वे गांव की ओर लौटने लगे। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो गुमराह लोग हैं, यदि वे लौट रहे हैं तो उन्हें पुलिस बेवजह परेशान न करे। उनसे पूछताछ जरूर की गई, लेकिन उन पर हम टूटे नहीं। उनसे हमने सिर्फ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। केपीएस गिल की एक और पुलिसिंग है इसी पंजाब में, और मुझे लगता है कि कई प्रदेशों की पुलिस को जहां अपराध अधिक होते हैं, जिसमें हमारा बिहार भी शामिल है, पता नहीं केपीएस गिल से लोग क्यों नहीं सीखते हैं। मुझे तो पता है कि जब हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग लेने को जाते हैं तो उन्हें गिल की पुलिसिंग सिखाई जाती है। तो केपीएस गिल ने पंजाब जो आतंकवाद से इस तरीके से चल रहा था, वहां एक अलग किस्म की पेट्रोलिंग शुरू कराई, और ये पेट्रोलिंग जो शुरू कराएगी उसका नाम रखा गया फोकल पॉइंट पेट्रोलिंग। देखिए, आपको याद होगा जब केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी बने थे तो वे इस बात से बहुत नाराज थे कि जो पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी स्टैटिक ड्यूटी लगा दी गई है, सड़कों पर नाके लगा दिए गए हैं और उनसे सफलताएं नहीं मिल रही हैं। जब स्टैटिक ड्यूटी है, स्थायी ड्यूटी है, तो आतंकी उधर जाते नहीं हैं, और जो आतंकी जाते हैं वो हमला करने के लिए जाते हैं, पुलिस वालों का हथियार लूटते हैं, पुलिस वालों की हत्या करते हैं। तो वो स्टैटिक ड्यूटी तो हटा दी थी। तो अब दूसरा रास्ता केपीएस गिल ने निकाला, जिसे कहा गया फोकल पॉइंट पेट्रोलिंग। अब इसमें केपीएस गिल करते क्या थे, इस बात को समझिए। केपीएस गिल जिले के किसी गांव को जो आतंक की गतिविधियों से प्रभावित है, चाहे वो बहुत ही रिमोट इलाका क्यों ना हो, या फिर गांव से जुड़ी हुई सड़क या कोई चौराहा, वहां अचानक रात को मीटिंग बुला लेते थे, और इस मीटिंग में शामिल होने को केपीएस गिल स्वयं पहुंच जाते थे। वहां कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई पिछले दिनों में, लेकिन केपीएस गिल ने गांव में, गांव के बाहर, चौक पर, सड़क पर रात को मीटिंग बुला ली और स्वयं हाजिर हो गए। अब जब डीजीपी हाजिर हो गए तो उस जिले की तमाम पुलिस, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, और जितने थानेदार हो, उन सभी को वहां अचानक पहुंचने का निर्देश दिया गया। परिणाम यह हुआ कि उस गांव की ओर जाने वाली जिधर से भी सड़क है, उन तमाम सड़कों पर रात भर पुलिस की गाड़ियां जगमग करने लगी, और मीटिंग होती 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। तो इसका असर यह हुआ कि गांव वालों को लगा कि पंजाब पुलिस बहुत बड़ी हो गई है, और अब पंजाब पुलिस कहीं भी एक्शन लेने की स्थिति में है। जिधर से भी देखिए पुलिस की गाड़ी चली आ रही है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल, जिसको कहते हैं जनता के भीतर मनोवैज्ञानिक जीत, कि नहीं अब हम सुरक्षित हैं, हमारी जो पुलिस है वह बहुत सख्त है। तो ये फोकल पॉइंट ट्रेनिंग केपीएस गिल ने शुरू की, और केपीएस गिल ने जब यह शुरुआत कर दी खुद डीजीपी ने, तो उनके सबऑर्डिनेट्स जो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्हें इसे फॉलो करना पड़ा। देखिए, हम बिहार में किससे कहानियां सुनते हैं कि डीएम साहब, एसपी साहब जाकर मीटिंग करेंगे, लेकिन कोई मीटिंग होती नहीं है। लेकिन केपीएस गिल उस जमाने में, तो सीनियर ऑफिसर्स जो दूसरे थे वो फॉलो करने लगे। रात को इसी तरीके की फोकल पॉइंट पेट्रोलिंग होने लगी। कोई गांव चुन लिया जाता, अचानक चुन लिया जाता, और वहां इस तरीके की बड़ी मीटिंग, और इसका असर आप समझ सकते हैं। देखिए, हिंद समाचार ग्रुप के एडिटर थे विजय चोपड़ा। मैं उनका एक आलेख पढ़ रहा था जब मैं केपीएस गिल के बारे में आपको सुनाने के लिए सारे रिसर्च पेपर्स को देख रहा था।
तो विजय चोपड़ा ने एक जगह लिखा कि जनवरी के दिनों की बात है, बहुत सर्द रात थी, मतलब बहुत ठंड थी, हार कपा देने वाली, और इलाका था अमृतसर। अमृतसर का एक गांव, वहां अचानक रात को 3 बजे केपीएस गिल की मीटिंग एक गांव में शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं था कि उस गांव में कोई आतंकी घटना हुई थी या कोई आतंकी के ठहरे होने की सूचना थी। तो केपीएस गिल रात को 3 बजे वहां जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर लेते हैं, सारे एसएचओ को तलब कर लेते हैं। वहां मीटिंग शुरू होती है भोर के 3 बजे और खत्म होती है भोर के 4 बजे। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि आतंकी जो उस इलाके में रहे होंगे, जिनके बारे में सूचना नहीं है, उनको यह लगा कि केपीएस गिल को मेरे बारे में खबर लग गई। फिर उन्हें जो छुपाकर रखे लोग थे, उन्हें यह शक पैदा होने लगा कि केपीएस गिल को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि हमने आतंकी को छुपा रखा है, इसलिए वो इधर आए हैं। फिर जो सामान्य जनता थी, उसे लगा कि केपीएस गिल इधर आए हैं और इसका मतलब है हमें सावधान रहना है, तो वह जनता जाग गई। और फिर यह भी संदेश आ गया कि अब पुलिस बहुत है, वह आतंकियों से निपट सकती है। तो यह काम, फोकल पॉइंट पेट्रोलिंग का काम बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित हुआ। अब जो दूसरी चुनौतियां थी, जैसा हमने आपको कहा कि पंजाब पुलिस के भीतर खालिस्तान समर्थक लोग भी थे और पंजाब की सरजमी पर आतंकियों से निपटने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान थे, आर्मी भी थी। तो आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ये तो दोनों एक तरफ, पंजाब पुलिस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट। ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोग थे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लोग थे, उन्हें लगता था कि ये पंजाब पुलिस वाले हमें स्वतंत्र कार्रवाई नहीं करने देते हैं, सूचनाएं नहीं देते हैं, और जब हम चढ़ाई करते हैं तो ये हमारा साथ नहीं देते, मतलब फोर्स डिवाइडेड। तो केपीएस गिल ने तय किया कि हमारी भूमिका कहां क्या होगी, कौन क्या काम करेगा। तो केपीएस गिल ने कहा कि इस डिवीजन को हम खत्म करते हैं, इस मत विभाजन को खत्म करते हैं। तो तय यह हुआ कि जब भी कोई उग्रवादी आतंकी गिरफ्तार किया जाएगा या मारा जाएगा और इससे संबंधित पूछताछ होगी, तो ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम काम करेगी। मतलब पंजाब पुलिस की इंट्रोगेशन टीम भी होगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की इंट्रोगेशन टीम भी होगी और आर्मी की इंट्रोगेशन टीम भी होगी, ताकि सभी को पता रहे कि हमारे पास खबर क्या थी, आगे की खबर क्या मिली, आगे हमें क्या करना है, ताकि जिधर ड्यूटी लगे, जिधर जरूरत पड़े, हम आतंकियों पर सीधे चढ़ाई कर सकें। तो ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम बन गई। और इंडियन आर्मी जो वहां थी, इंडियन आर्मी को ताकीद कर दिया गया कि देखिए, आपको जब हमारा ऑपरेशन होगा, हमारी सूचना होगी, तो आपका काम जब तक हम न कहें गोलियां नहीं चलानी है। देखिए, आर्मी तो उस तरीके से गोलियां चलाती है जैसे देश के दुश्मन हो, लेकिन यहां माहौल को और खराब नहीं होने देना था। तो केपीएस गिल ने कहा कि इंडियन आर्मी की ड्यूटी ये होगी कि जिस इलाके को हमें, जहां हमें पहुंचना है, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए, मतलब घेराबंदी का जिम्मा, कि अब उस इलाके से बाहर कोई निकल ना सके और उस घेरे के भीतर कोई घुस ना सके, वह काम इंडियन आर्मी करेगी। और गोलियां चलाने का काम पंजाब पुलिस ही करेगी। यदि किसी को मारा जाना है, किसी को मारना है, इनकाउंटर शुरू हो गई है, तो जब तक पंजाब पुलिस न कह दे, इंडियन आर्मी अपनी ओर से गोलियां चलाना न शुरू करे। क्योंकि पंजाब पुलिस में भी सबसे ज्यादा सिख और लड़ाई भी बहके हुए सिखों से। तो केपीएस गिल ये नहीं चाहते थे कि यह संदेश जाए कि बाहर की पुलिस, बाहर की फौज, मतलब पंजाब से बाहर, हिंदुस्तान देश तो एक है, वहां से केपीएस गिल मंगवाकर हमें मरवा रहे हैं। तो जो दोष मरा जाना है वह पंजाब पुलिस पर। तो पंजाब पुलिस ने गोलियां चलाने का जिम्मा अपने पास रखा। इसके अलावा देखिए, केपीएस गिल ने, इस पर बहुत विवाद भी हुआ, 2 और काम किए
BDS विलेज डिफेंस स्कीम और SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक नई टीम बनी। गांव गांव हथियार बांटे गए, आर्म्स बांटे गए, लाइसेंस दिए गए, वहां बंकर तैयार किए गए और स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इनका तो कोहराम ही इतना था कि पूछिए मत। कोहराम इतना मचा कि तब देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स पी चिदम्बरम, जो बाद में देश के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बने, वे पहुंच गए थे पंजाब, क्योंकि उन्हें इस बात की खबर थी कि ये जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, ये जब कार्रवाई को जाते हैं, एक्शन को जाते हैं, तो नशे में चूर होते हैं, औरतों से अश्लील हरकतें करते हैं और लूटपाट करते हैं। तो KPS गिल ने इसके बाद स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में क्या कहा, पी चिदम्बरम को क्या जवाब दिया, BDS कहां फेल हुआ, कहां पास हुआ, यह सब कुछ आपको बताएंगे खबरों के पीछे में, KPS गिल की श्रृंखला की स्टोरी नंबर 28 में, मतलब खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 387 में, कल रात 9 बजे। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी की तारीख, मतलब उस वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी में उस कहानी को तलाशेंगे। डायरी में कहानी नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे आगे की कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।